सूरज की धूप खिड़की के पर्दों से छन कर नीम रोशन कमरे में फैल रही थी। शबनम बेगम पलंग पर नीम दराज थीं। हाथ में तस्बीह, चेहरे पर उलझन और बेचैनी की हल्की झलक नुमाया थी। काफी देर से वो अपनी बड़ी बेटी को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार भी उनका फोन नहीं लगा था। चंद लम्हे गुजरे थे जब नाज़गिल आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इनकी लाडली और सबसे छोटी बेटी, घर की रौनक, हाथों में मोबाइल थामे और आंखों में तशवीश लिए वो कमरे में दाखिल हुई थी। उन्हें बिस्तर पर नींद दराज देखकर एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि यहीं से पलट जाती हूं, मगर बहन की टेंशन इतनी दिमाग पर सवार थी कि वो ठहर नहीं पाई थी। वो सीधा मां की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या कर रही हैं? अब लहजे को काफी हद तक इसने पुरसुकून रखने की कोशिश की थी। इसे देखते ही वो सीधी होकर बैठ गई। वो कुछ कहती, इससे पहले ही वो परेशानी भरे लहजे में बोली, अम्मी, अब की बात हुई बाजी से? कल रात से मैं मुसलसल कॉल्स कर रही हूं, एक कॉल रिसीव नहीं की उन्होंने। 1.5 हफ्ता पहले मेरी बात हुई थी और कल मैंने कॉल की तो उन्होंने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया, बल्कि नंबर ही बंद जा रहा है। अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई गड़बड़ है। शबनम बेगम ने तस्बीह को आहिस्तगी से उंगलियों में रोका और गहरा सांस लेते हुए बोले, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, कुछ तो महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों, मैंने भी सुबह फोन किया था, दोपहर में भी। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि उन्होंने भी नंबर मिलाया था, लेकिन किसी से भी राब्ता नहीं हो पाया। आयशा का फोन मुसलसल बंद जा रहा है। दिल भी कुछ अजीब सा बेचैन हो रहा है। सोच रही थी कि उसे यहां बाला लूं। 1.5 महीना हो गया वहां गए हुए, अब यहां आ जाएगी तो हम कुछ दिन सुकून से साथ रहेंगे। तुम्हारे बाबा भी इसको बहुत याद कर रहे हैं। रात मैंने ख्वाब भी अच्छा नहीं देखा। नाज़गिल, कुछ तो गड़बड़ है बेटा। उसने एक तेज सांस लिया और पलंग के किनारे बैठते हुए बोली, अम्मी, इस तरह मोबाइल बंद हो जाना अच्छी अलामत नहीं। न ही जीजू का फोन लग रहा है, न ही बाजी का, और न ही उनके खानदान के किसी फर्द का। ये सब बहुत अजीब है। मैंने जीजू की भांजी, उनके कजिन वगैरह सबको फोन लगाकर देख लिया है, हत्ता के बाजी की सास को भी फोन लगाया है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। एक साथ सबका फोन कैसे बंद हो सकता है? मैंने कितना बाजी को समझाया था कि गांव में शादी नहीं करो, हम शहरी लोग हैं, हम गांव में नहीं रह सकते, हमारा कभी भी उन लोगों से दिमाग नहीं मिलेगा। हमारी सोच और उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बाजी ने एक दफा हमारा नहीं सोचा, बस उनके दिमाग पर मोहब्बत का भूत सवार हो गया था। अपनी पढ़ाई, अपना करियर सब तबाह कर दिया सिर्फ एक मोहब्बत के लिए। मुझे समझ नहीं आता लोग मोहब्बत के पीछे इतने पागल कैसे हो जाते हैं। शबनम बेगम की पेशानी पर बिल गहरे हो गए। इस तरह मत कहो, अब जो होना था सो हो चुका है और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और बार बार फोन भी किसी को मत करो। तुम्हारी बहन की बात अलग है और उसके ससुराल की बात अलग है। मुझे बेहद अफसोस हो रहा है। तुम्हारे बाबा की अभी छुट्टियां नहीं हैं, वरना हम दोनों फौरन वहां चले जाते, पता कर लेते मेरी बच्ची किस हाल में है। आयशा ने एक दफा बताया था उसकी सास बहुत गुस्से वाली औरत है। पता नहीं क्या पसंद आया मेरी बच्ची को इस लड़के में। नाज़गिल की आंखों में एक जिद सी चमकने लगी थी। वो धीरे मगर मजबूत लहजे में बोली, अम्मी, इस तरह ढील देने से मसला और भी बिगड़ सकता है। गांव है और वो भी बलोचों का। मैं सोच रही हूं कि मैं खुद चली जाती हूं, जाकर देखती हूं बाजी कैसी है। मेरा दिल नहीं मान रहा। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। बाजी कभी भी इतने टाइम के लिए अपना मोबाइल बंद नहीं रखती, और हमने कितनी सख्ती करके उन्हें यहां से भेजा था कि मोबाइल अब खोल कर रखना, कभी भी फोन बंद नहीं होना चाहिए। फिर आज क्यों हुआ? शबनम बेगम अचानक सीधी होकर बैठ गईं। फजूल बातें मत करो, वहां नेटवर्क का मसला होता है और तुम अकेली जाओगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जबकि वो फौरन बोली, वो बहन है मेरी, उन्होंने मां बनकर मुझे पाला है।
मैं जाऊंगी उन्हें देखने के लिए। आखिर वो किस हाल में है। हमारा फर्ज बनता है अम्मी, जबकि वो बेइख्तियार बोलें, नहीं नहीं नाज, अकेली लड़की जात हो, वहां कैसे जाओगी? वो जगह ऐसी नहीं है जहां तुम तन्हा जा सको। मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूं, वो दोबारा छुट्टियों की एप्लीकेशन देंगे। तुम्हें किसी भी किस्म का कदम उठाने की जरूरत नहीं है। नाज गिल मां की आंखों में नजरें गाड़ते हुए बोली, जब आयशा बाजी जा सकती है तो नाज गिल भी जा सकती है। अब परेशान मत हो, मैं अभी तैयारी करती हूं और मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मेरा रब है, वो हर जगह मेरी हिफाजत करता है। अब परेशान नहीं हो। शबनम बेगम ने हाथ बढ़ाकर नाज का बाजू थामा। नहीं नाज, राको बेटा, तुम नहीं जाओगी। खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। वो ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम घूम फिरें। हर तरफ खतरा है। एक बेटी को मैं भेज चुकी हूं, अब दूसरी बेटी को नहीं भेजना चाहती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मुझे बख्श दो। लेकिन नाज गिल के कदम रुकने वाले नहीं थे। वो नरमी से मां का हाथ हटाकर उठी। अम्मी, दिल कह रहा है कुछ गलत हो रहा है। अगर अभी नहीं गई तो शायद देर हो जाए। मैं बस देखने जा रही हूं कि बाजी ठीक है या नहीं। उनसे मुलाकात करके मैं अगले दिन ही लौट आऊंगी। अब फिक्र मत करें, मैं आती हूं अपना सामान बांध कर। ये कहते हुए वो तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शबनम बेगम बेबसी से दरवाजे को तकती रह गईं, जैसे हर कदम के साथ उनकी फिक्र बढ़ती जा रही हो। पलंग पर तस्बीह के दाने लुढ़क गए और कमरे में सिर्फ घड़ी की टुक टुक बाकी रह गई। दूसरी जानिब मर्दाना खाना हमेशा की तरह खामोश और संजीदा माहौल में डूबा हुआ था। दीवारों पर लटकते बलोच सकाफत के निशान, तलवारें, दस्तारें सब एक तरफ रखे हुए थे। चमड़े के बड़े सोफे माहौल में एक खास रोब और वकार बखेरे हुए थे। कमरे के वस्त में बड़ी लकड़ी की मेज के दोनों तरफ दो शख्स बैठे थे। नईम बलोच और उनका पोता सरदार जहांगीर बलोच। नईम बलोच सफेद शलवार कमीज, कंधे पर बलोची चादर, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अभी भी वही पुरानी सख्ती और हुक्म का जलाल। उन्होंने जहांगीर को गहरी नजर से देखते हुए बात का आगाज किया, हम तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे हैं। वो जो भी कुछ देर पहले हुए फैसले के बारे में गौर फिक्र कर रहा था, दादा की बात पर उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा था। वो मजीद बोले, खैर ऐसे जहांगीर, अब तुम 30 साल के हो चुके हो। सरदारी तुम्हें मिल चुकी है। पूरे 15 गांव तुम्हारे हुक्म के ताबे हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो ताकि सबको पता चले नईम बलोच का पोता घोड़ी चढ़ चुका है। तरह तरह की लोग बातें बना रहे हैं। जिस इंसान की शादी नहीं हुई, जिस इंसान की औलाद नहीं हुई, वो अवाम का दुख दर्द क्या समझेगा। मैं चाहता हूं लोगों को मजीद बातें करने का मौका मिले। इससे पहले ही तुम शादी कर लो ताकि हम सुकून की नींद सो सके। सिर्फ एक तुम ही हो जो अब शादी करने से रह गए हो, बाकी तुम्हारे कजिन अहबाब सभी शादी शुदा हो चुके हैं। जहांगीर कदरे झक कर बैठा, चाय का कप हाथ में लिए खामोशी से दादा की बात सुन रहा था। नईम बलोच मजीद बोले, तुम अच्छी तरह जानते हो हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। शायद ही हमने अपने किसी पोते को इतना चाहा हो जितना हम तुम्हें चाहते हैं। तुम क्यों हमारी इस ख्वाहिश को हमेशा रद्द कर देते हो? कोई ना कोई बहाना तुम्हारे पास हमेशा तैयार रहता है। 20 साल की उम्र से हम तुम्हें दूल्हा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा तुम कोई ना कोई बात करके रोक देते हो। लेकिन अब बस हो गई है। हमारी 30 साल के हो चुके हो तुम। हर तरफ तुम्हारी शादी की धूम मची हुई है। लोग भी सवाल उठा रहे हैं, पूछते हैं सरदार की शादी क्यों नहीं हो रही। ऐसी बातें इज्जत को नुकसान देती है। मैं चाहता हूं तुम हां कर दो। खानदान में भी लड़कियां हैं, बाहर भी, जिस पर उंगली रखोगे हम दलवा देंगे। तुम हमारे लाडले हो, तुम्हारे रिश्ते को कोई भी इनकार नहीं करेगा। जिस भी खानदान में हम रिश्ता जोड़ेंगे उनके लिए फख्र की बात होगी तुम्हारे जैसा दामाद मिलना। जहांगीर ने मुस्कुराकर कप मेज पर रखा और आहिस्ता से गुआ हुआ, दादा
अब की मोहब्बत पर जहांगीर कुर्बान, लेकिन मैं अभी शादी के बारे में संजीदा नहीं हूं और जब करूंगा तो अपनी पसंद से करूंगा। मैं आपको ये बात जता नहीं रहा, समझा रहा हूं। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं तो उसकी हर एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। उस वक्त में जितना मसरूफ हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस लड़की को वक्त दे पाऊंगा। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपने गांव को वक्त देना चाहता हूं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। जितनी अजियत, जितनी गरीबी की जिंदगी उन लोगों ने गुजारी है, मैं इन लोगों को एक हुसैन जिंदगी देना चाहता हूं ताकि सब के सब पुरसुकून हो जाएं। नईम बलोच ने पेशानी पर बिल डाल। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर है। लड़की तुम्हारी बीवी है, इसे तुम वक्त दो आना दो, ये इतना बड़ा मसला नहीं होता। और रही तुम्हारी पसंद की शादी, मेरे शहजादे, अब मोहब्बत आशिकी का जमाना नहीं रहा। हम लोग रिश्तेदारी और बरादरी को देखकर फैसले करते हैं। अगर तुम पसंद की शादी करोगे तो कई लड़के खड़े होंगे, हम किस किस को संभालेंगे? जहांगीर ने निगाहें उठाकर दादा की आंखों में देखा। मेरे कहने का मकसद पसंद की शादी का नहीं था। मेरे कहने का मतलब है मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मुझे समझ आए। मैं मोहब्बत आशिकी के चक्रों में नहीं पड़ा दादा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस लड़की से निकाह हो कम अज कम इतनी उनसियत हो कि जब उसे देखूं दिल में एक सुकून, एक जज्बा सा जागे। अभी तक वो लड़की मिली नहीं, लेकिन जब भी मिली वादा करता हूं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। छुट मंगनी और फौरन शादी कर लूंगा। ये आपसे जहांगीर बलोच का वादा है। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। बाहर से मुर्गियों की बांग और दूर किसी बच्चे की आवाज कमरे तक आ रही थी। नईम बलोच ने गहरा सांस लिया और हल्की खफगी से बोले, चलो मान लिया अभी तुम नहीं करना चाहते, लेकिन हम जब दूसरे गांव जाते हैं तो वहां के बुजुर्ग भी पूछते हैं नईम बलोच अब का पोता कब घोड़ी चढ़ेगा, और मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। मैं बस शर्मिंदा सा होकर रह जाता हूं। जहांगीर हंस पड़ा। हंसी में शरारत कम, इज्जत ज्यादा थी। दादा, अगली बार जब कोई पूछे तो कह दीजिएगा आपका पोता वही करेगा जो आपकी इज्जत में इजाफा करेगा, ना कि उसे कम करे। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अपनी वास्कट संभालते हुए बोला, खैर अब उन बातों को छोड़ दें, मुझे दूसरे गांव जाना है, कुछ मसाइल पैदा हुए हैं। अब भी चलेंगे? नईम बलोच ने थोड़ी देर चुप रहकर सर हिलाया। चलेंगे, लेकिन वहां भी ये सवाल होगा, न जाने कब तुम्हें लड़की पसंद आएगी और हम कब परदादा के मर्तबे पर फाइज होंगे। जहांगीर हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। अगर कोई इस वक्त सरदार जहांगीर बलोच को इस तरह हंसते हुए देख लेता तो कम अज कम गश खाकर गिर पड़ता, क्योंकि इसका ऐसा रूप किसी ने भी नहीं देखा था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छन कर अंदर आ रही थी। बिस्तर के एक तरफ सूटकेस खुला पड़ा था जिसमें नाज गिल अपने कपड़े तरतीब से रख रही थी। अलमारी का दरवाजा खुला था और चंद जोड़े पलंग पर बिखरे हुए थे। कमरे में थोड़ी सी बेतरतीबी थी, जैसे कोई जल्दी में हो। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बगैर जवाब का इंतजार किए दानिश अंदर दाखिल हो गया। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। आम शक्लो सूरत का मालिक, सादा सा करता पहने वो कुछ थका थका सा नजर आ रहा था। नाज गिल ने एक सरसरी सी नजर इस पर डाली और बनारा के अपने काम में मसरूफ रही। वो बना कुछ कहे इसे बस घोर रहा था। कुछ देर उसने खामोशी से इसके बात करने का इंतजार किया था, लेकिन जब वो कुछ ना बोला तो वही झंझला कर बोली, दानिश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यार। मेरा टिकट करवा दो बस का, मुझे निकलना है, काफी देर हो रही है। दिन टाइम निकलूंगी तो शाम तक पहुंच जाऊंगी, फिर आगे मसला नहीं होगा। दानिश की आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ उभर आई थी। दिमाग की रगें फूल गई थी। इस लड़की से कोई भेद नहीं था, मगर वो ये कर गुजरेगी इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो इसको देखते हुए निहायत सख्त लहजे में बोला, नाज, तुम पागल हो गई हो या हम सब को पागल बनाना चाहती हो? तुम्हारी ये जिद कब खत्म होगी? कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ और।
आखिर तुम चाह क्या रही हो? वहां जाकर तुम्हें हासिल क्या होगा? तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कभी भी वापस नहीं आएगी। वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुआरी होगी। वो फोन ना उठाना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। गांव है, वहां नेटवर्क नहीं होते। तुम क्यों वहां जाने की इतनी जिद कर रही हो? नाज गिल सूटकेस की जिप बंद करते हुए सर्द लहजे में बोली, मैं बस इतना चाह रही हूं कि तुम जाकर मेरा टिकट बुक करवा दो। मुझे अपनी बहन को देखने के लिए इसके घर जाना है और कुछ नहीं। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। दानिश आगे बढ़ा, दोनों हाथ हुआ में उठाते हुए बोला, तुम्हारी बहन की शादी बुजुर्गों की मर्जी के बगैर हुई है। वो भाग कर गई है वहां। तुम ये सब क्यों भूल रही हो? तुम जिस जगह जाने की जिद कर रही हो वो बलूचिस्तान है, तन्हा लड़की के लिए मुनासिब नहीं। अक्ल से काम लो नाज, ये बचपना छोड़ दो। मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें नहीं मालूम वहां पर कितने खतरनाक लोग रहते हैं। मैं तो इस हक में भी नहीं था कि आयशा बाजी वहां शादी करें, मगर वो किसी की सुन ही नहीं रही थी। मुझे याद है तुम सब ने उन्हें कितना समझाया था, लेकिन मैं तुम्हारे मामले में किसी की नहीं सुनूंगा। मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम वहां हरगिज नहीं जाओगी। नाज गिल ने एक लम्हे को राख कर उसकी तरफ देखा। आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। वो उसको देखते हुए बोली, पहली बात, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, और दूसरी बात, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन ने कैसे शादी की और कैसे नहीं। वो भाग कर गई या भाग कर नहीं गई, ये मेरा मसला है यार, तुम्हारा मसला नहीं। मेरे लिए सिर्फ ये अहम है कि वो मेरी बहन है और अकेली है। न जाने क्यों दिल बेचैन है। मैं जाऊंगी और हर हाल में जाऊंगी, पर मैं तुमसे इजाजत मांगने नहीं आई। मैं सिर्फ तुमसे एक काम कह रही हूं, अगर कर सकते हो तो कर दो, वरना मैं खुद कर लूंगी। मेरे लिए मेरी बहन सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। हमारा कोई भी मजबूत रिश्ता नहीं है। मंगनी एक बहुत ही मामूली रिश्ता होता है जो खत्म भी हो जाता है और जोड़ा भी जाता है। अगर तुम चाहते हो कि हमारा रिश्ता कायम रहे तो अपने आप को अच्छी तरह संभाल लो कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली के लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी। ये कहते ही वो वापस पलंग की तरफ मुड़ी और बाकी चीजें बैग में रखनी शुरू कर दीं, जैसे ये सारी बहस इसके लिए बेमानी हो चुकी हो। दानिश ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा, 2 कदम पीछे हटा और खफगी से बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नाज। तुम्हारे दिल में जो आता है वही करती हो, और देखना इस बार तुम ये सब करके बहुत पछताओगी। मुझे मालूम है वहां जाकर तुम बुरी फंसोगी, लेकिन मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हो जाएं। जबकि वो कुछ नहीं बोली थी, बस खामोशी से अपना सामान पैक करना दोबारा शुरू कर दिया। एक लम्हे को रोककर बोला, जा रहा हूं तुम्हारा टिकट बुक करवाने, अपना वहां ध्यान रखना। नाज गिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने सूटकेस की जिप मुकम्मल बंद की और गहरी सांस ली। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की सुइयां और नाज के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, और दिल से एक ख्वाहिश थी कि एक बार दानिश इसको ये जरूर कहता कि तुम अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चिल्लूंगा। लेकिन इसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा, और ये बात इसे अंदर तक चुभी। कुछ ही देर के बाद तमाम पैकिंग मुकम्मल हो गई थी। अपना सामान लेकर वो नीचे आए। सलमान साहिब भी पहुंच गए थे। उन्होंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की थी कि अभी मत जाओ, कुछ दिन में मुझे छुट्टियां मिल जाएंगी, हम सब एक साथ चलेंगे। मगर वो हर चीज को नजरअंदाज कर रही थी। इसका दिल बार बार एक ही चीज की गवाही दे रहा था, कुछ हो चुका है। तभी तो आयशा फोन नहीं उठा रही, और ये कोई मामूली बात नहीं थी उनके लिए। ये एक बहुत बड़ा मसला था। अपनी बहन से वो इतना गाफिल नहीं हो सकती थी। अपने बाप को मिनाकर अपनी बहन को राजी करके वो निकल आई थी। बस में बैठते वक्त उसने दानिश को आस भरी निगाहों से देखा था कि एक बार बोले, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम अकेली मत जा।
लेकिन इसने एक दफा भी नहीं कहा था, और उसका ये एक दफा भी ना कहना इसे अंदर ही अंदर तोड़ चुका था। एक लंबी मुसाफत तय करके गांव की हुदूद शुरू हो गई। बस जैसे ही गांव की हुदूद में दाखिल हुई, सड़क की हालत देखकर नाज गिल ने गहरा सांस लिया। कच्ची सड़कें, धूल उड़ाती हुई हुआ, दोनों तरफ हरियाली में घिरी झोंपड़ियां, कुछ पुरानी पकी दीवारें और बीच बीच में छोटी छोटी दुकानें जिनके सामने लकड़ी की बेंचें पड़ी थी। बच्चे नंगे पांव गलियों में खेल रहे थे और औरतें दरवाजों के सामने बैठी चुकी पेस रही थीं या बकरियों को चारा डाल रही थीं। नाज गिल गाड़ी से उतरी तो एक लम्हे के लिए इसे अपने फैसले पर थोड़ा सा शक गुजरा, लेकिन फिर बहन का ख्याल आते ही दिल मजबूत कर लिया। अगर आयशा का ख्याल न होता तो वो कभी भी गांव में कदम तक न रखती। वो शहर की लड़की थी, इसे शहर में रहने की आदत थी। अर्द गिर्द नजर दौड़ाई लेकिन कोई ऐसा चेहरा न दिखा जो शनासे लगता हो। वो परेशान सी खड़ी थी। सूरज की तपश माथे पर पसीना बनकर चमक रही थी। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस समत जाए, क्योंकि आयशा ने इसे अपने घर का एड्रेस सिर्फ एक गांव का नाम बताया था, वो भी टूटा फूटा। इसके अलावा इसके पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिसकी बदौलत वो इसके घर पहुंच पाती। थक हार कर इसने अपने कदम सामने बने छोटे से चाय के ढाबे की तरफ बढ़ाए, जहां एक पुराना पंखा छत से लटक रहा था और एक आदमी बेंच पर बैठा चाय पी रहा था। जैसे ही वो वहां पहुंची, एक तकरीबन 12 साल का बच्चा उसके करीब आ गया। नाज ने झककर इससे नरमी से पूछा, बेटा, यहां रमीज साहिब का घर कहाँ है, जिनकी 1.5 महीना पहले शादी हुई है? वो अपनी सोच के मुताबिक अब सवाल कर रही थी। क्या पता किसी को मालूम हो? नहीं बाजी, यहां तो रमीज साहिब नाम के एक बड़े मियां रहते हैं। इनकी उम्र 56 साल है और उनकी शादी बहुत पहले हो चुकी है। यहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जिसकी अभी अभी शादी हुई हो। नाज फौरन बोली, नहीं बेटा, वो रमीज नहीं जिनकी मैं बात कर रही हूं। उनकी उम्र 25 या 26 साल होगी। तुम अंदर जाकर किसी बड़े से पूछो प्लीज, क्या पता उन्हें मालूम हो। न जाने क्यों उसे अब यहां आकर सुकून हासिल नहीं हो रहा था। बच्चा फौरन अंदर की तरफ भागा। नाज गिल एक तरफ होकर खड़ी हो गई थी। हर गुजरता लम्हा इसे मजीद बेचैन कर रहा था। इसकी नजरें हर समत घूम रही थीं, जैसे वो किसी चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो या जैसे दिल से किसी के निकल आने की दुआ मांग रही हो। चंद लम्हे बाद एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। सफेद शलवार कमीज पहने, कंधे पर रुमाल रखे, चेहरे पर संजीदगी और तफ्तीश। वो सीधा नाज गिल के सामने आकर रुका। बाजी, कौन हो तुम? क्या काम है यहां? लहजा काफी सख्त था, देखने में पठान मालूम हो रहा था। नाज ने हिचकिचाते हुए एक कदम पीछे लिया और संजीदगी से बोली, मैं शहर से आई हूं। मेरा नाम नाज गिल है। यहां किसी रमीज साहिब का पता करना है जिनकी 1.5 महीने पहले शादी हुई है। मुझे उनके घर जाना है। मेरी बहन वही है। अगर आपको मालूम है तो मेरी मदद कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि उसे हकीकत बोल देती हूं, यानी असल वजह बता देती हूं कि मेरी बहन भाग कर यहां आई है। क्या पता किसी को मालूम हो। मगर अपनी इज्जत जाने की वजह से वो खामोश रही थी। आदमी ने शक भरी निगाह से इसे ऊपर नीचे देखा, फिर संजीदा लहजे में बोला, अब अजनबी है। हमारे गांव में इस तरह दाखिला लेना मुनासिब नहीं होता। पहले मेरे साथ डेरे पर चलिए, वहां सरदार आपको देखेंगे, इजाजत देंगे, फिर हम आपको किसी को तलाश करने देंगे। इस तरह अब बना इजाजत गांव में आकर पूछ गुछ नहीं कर सकते। ये हमारे गांव के लिए महफूज नहीं। नाज ने हैरत से पूछा, मगर क्यों? मैं तो सिर्फ अपनी बहन को देखने आई हूं। वो आदमी बदस्तूर सख्त लहजे में बोला, कई दिनों से कुछ औरतें गांव में आकर बच्चों को अगवा कर रही हैं। कुछ चोरी की वारदातें भी हुई हैं। हम किसी अजनबी को यूं ही गांव में घूमने नहीं देते। हम बहुत गरीब लोग हैं। अगर हमारा माल ऐसे ही जाता रहा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाज परेशान हो गई। दिल में एक लम्हे को खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन बहन का ख्याल आते ही इसने फैसला कर लिया कि जाना ही मुनासिब है। ठीक है, मैं चलती हूं,
ले जाइए मुझे सरदार के पास। वो कौन सा चूर थी जो घबराती जाने में ही इसने आफियत जानी थी, और यह ख्याल भी था कि क्या पता इस आदमी के जरिए ही कोई मदद मिल जाए। आदमी ने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ आगे बढ़ गया। नाज के कदम अगरचे भारी हो चुके थे, मगर इरादा मजबूत था। दिल में बेचैनी बढ़ रही थी, मगर वो जानती थी अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। आयशा का ख्याल न होता तो वो कभी भी ये कदम न उठाती। डेरे के दरवाजे पर कदम रखते ही नाज़गिल ने गहरा सांस लिया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सामने का मंजर उसके लिए नया और कुछ खौफजदा कर देने वाला था। दाएं जानिब एक खुला सहन था जहां कुछ कारिंदे ऊंची आवाज में बातें करते दिखाई दिए। बाईं तरफ चारपाइयां तरतीब से बिछी थीं और उनमें से एक रोबदार शख्स बैठा था। सफेद शलवार कमीज में मलबूस, लंबा कद, घने बाल और आंखों में बेहद गहरी संजीदगी। एक हाथ में बंदूक थी जिसे वो बहुत सुकून से साफ कर रहा था। सरदार जहांगीर बलोच। इसके अर्द गिर्द 3-4 वफादार कारिंदे खड़े थे, जिनके चेहरों पर भी वही सख्ती और संजीदगी मौजूद थी। नाज़गिल ने एक लम्हे के लिए कदम रोक लिए और न जाने क्यों इस शख्स को देखते ही दिल में हल्की सी कपकपी दौड़ गई, मगर फौरन खुद को संभाला, आंखें नीची किए चलने लगी। साथ आने वाला आदमी सरदार के करीब जाकर बाअदब खड़ा हुआ और मदहम लहजे में बोला, सरदार साहिब, ये औरत हमें रास्ते में मिली है, किसी रमीज को ढूंढ रही थी। गांव में कई औरतें ऐसी भी आई हैं जो बच्चों को अगवा कर चुकी हैं और चोरियों में मुलव्वस रही हैं। हमने एहतियातना इसे यहां ले आना बेहतर समझा। कल भी एक चोरी हुई थी, अब के पास रिपोर्ट दर्ज हुई है। वो आदमी मजीद कुछ कहता इससे पहले ही नाज़गिल गुस्से से बोल पड़ी, मैं कोई चोर नहीं हूं। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, मैं यहां सिर्फ अपनी बहन को ढूंढ रही हूं। उल्टी बात करके दिमाग खराब मत करो मेरा। चोर का लफ्ज उसके तन बदन में आग लगा गया था। सरदार जहांगीर ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन चंद लम्हे के लिए वो साकित रह गया। नाज़गिल के चेहरे पर थकन, परेशानी और खालिस निस्वानी वकार एक साथ झलक रहा था। इसकी आंखों में सच्चाई थी, अंदाज में वो बेबाकी जो बहुत कम औरतों में होती है। जहांगीर की आंखों में पहली बार कोई एहसास उभरा था जो सरदारों की दुनिया से मुख्तलिफ था। नाज़गिल खुद को संभालते हुए साफ और मजबूत आवाज में बोली, अस्सलाम अलैकुम सर, मैं अपनी बहन को तलाश करने आई हूं। उन्होंने घर वालों की रजामंदी से शादी की थी, लेकिन उनके शौहर के खानदान की तरफ से रजामंदी नहीं थी। हमने उन्हें यहां रुखसत किया था, लेकिन कुछ दिनों से वो फोन नहीं उठा रहे। काफी वक्त हो चुका है और उनके खानदान का भी कोई फर्द फोन नहीं उठा रहा, और मुझे उनका पता भी मालूम नहीं। बस इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रही थी, और ये साहिब समझते हैं मैं चूर हूं। बहुत ही कोई नामुनासिब शख्स है ये, वो मुंह बनाकर बोली थी। जहांगीर चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर गला साफ करके बोला, देखिए मोहतरमा, अब सिर्फ एक नाम लेकर इतने बड़े गांव में किसी को तलाश नहीं कर सकती। यहां कई रमीज नामी अफराद रहते हैं। आप शहर से आई हैं, इसलिए हमारी मेहमान हैं। आप हमारी हवेली में ठहरिए, वहीं से राब्ता करने की कोशिश कीजिए। अगर राब्ता हो गया तो आप अपनी बहन के घर जा सकती हैं, वरना नुकसान आपका होगा। ये इलाका आपके लिए अजनबी है। इस आदमी ने गलती नहीं की। हमारे गांव में वाकई काफी वारदात हो चुकी है, इसीलिए हम हर चीज को देखभाल कर चल रहे हैं। नाज बरा रास्त उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं आपके घर नहीं ठहर सकती। मुझे आज ही अपनी बहन को तलाश करना है और फिर कल वापसी भी करनी है। मैं यहां नहीं बैठ सकती। जहांगीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नरमी से मगर एक हुक्मिया अंदाज में बोला, मोहतरमा, आपके लिए फैसला मुश्किल हो जाएगा और मैं भी आपको इस तरह गांव में अकेला घूमने नहीं दूंगा। ये मेरा गांव है, यहां मेरे उसूल चलते हैं और उसूल के मुताबिक अब एक अजनबी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, अगर आप हमारे घर ठहरती हैं तो हम अब पर भरोसा करने का सोच सकते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। नाज़गिल ने चंद लम्हे सोचा, फिर दिल में आने वाले इज़्तिराब को दबाते हुए आहिस्तगी से बोली, अच्छा ठीक है,
मैं राजी हूं। इसे हर कीमत पर आयशा से मिलना था, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। जहांगीर ने पहली बार सर हिलाया। नाज गिल ने नजरें झुका ली। फैसला हो चुका था, लेकिन इसे अंदाजा था कि यह फैसला शायद सबसे बड़ी आजमाइश का दरवाजा खोल चुका है। जहांगीर खानजादा की सफेद गाड़ी हवेली के बड़े आहनी गेट से अंदर दाखिल हुई तो दो गार्ड्स ने फौरन सलाम किया। हवेली का बैरूनी मंजर बहुत पुरवकार और पुराना मगर साफ सुथरा था। कुशादा पोर्च में गाड़ी एक झटके से रुकी तो नाज गिल ने बेसाख्ता सीट की पट्टी को मजीद मजबूती से थाम लिया। दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थीं। बार बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो अब तक बेयकीनी और घबराहट के आलम में थी। दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। वो इस इलाके के आदाब और माहौल से नावाकिफ थी और अब किसी सरदार की हवेली में पहुंच चुकी थी। ये हकीकत ही इसके असाब पर बोझ बनी हुई थी। वो खुद उसे लेकर अपने घर आया था, हालांकि इरादा मुलाजिम के साथ भेजने का था, लेकिन न जाने एक अजीब कशिश थी जो इसे मजबूर कर चुकी थी कि वो खुद आए। जहांगीर खामोशी से गाड़ी से उतरा। गार्ड्स ने फौरन दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया, मगर उसने एक इशारे से रोक दिया और खुद गाड़ी के गिर्द चक्कर काट कर नाज गिल की तरफ आया। इसके चेहरे पर संजीदगी अब भी कायम थी, मगर आंखों में एक हल्की सी नरमी दर आई थी, वो भी पहली बार किसी खातून के लिए। आइए मोहतरमा, यहां आपको किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होगी। आप इत्मीनान से ठहरिए, अपनी बहन को तलाश कीजिए और उनसे मिलिए। उसकी बात करने का अंदाज बहुत ही निराला था, जो नाज गिल को बहुत पसंद आया था। नाज ने आहिस्तगी से गाड़ी से कदम बाहर रखा। दोपट्टे को संभालते हुए वो गिरदो पेश का जायजा ले रही थी। कुछ फासले पर हवेली के बड़े बरामदे के सतून नजर आ रहे थे, जिन पर लकड़ी के खूबसूरत नक्श और निगार थे। सहन में साफ सुथरा फर्श, किनारों पर गमले और एक तरफ बैठक का बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था। जहांगीर की बात सुनकर वो रुकी, फिर कुछ झिझक के साथ बोली, एक बात मुझे कहनी है। अब हैरान हो रहे थे कि हमने बहन को यहां क्यों भेजा जब उनके शौहर का खानदान राजी नहीं था। हम भी राजी नहीं थे। मेरे बाबा शहर की एक कंपनी में मैनेजर हैं और मैं खुद एक मल्टी नेशनल कंपनी में एक बड़े ओहदे पर हूं। हम कभी भी बाजी को शहर से गांव भेजने के हक में नहीं थे, लेकिन वो बहुत मोहब्बत करती थी और हम उसे बहुत चाहते। इसकी खुशी हमारे लिए बहुत अहम थी। मजबूर ने इसे रुखसत किया, वरना कभी ऐसा कदम न उठाते। वो फौरन ही सफाई पेश कर गई थी। वो रुककर गहरा सांस लेकर बोली, अब अगरचे छठी नहीं मिल रही थी, लेकिन दिल बेचैन हो गया था। वो मेरी बहन है, इसकी टेंशन मुझे हर वक्त खाए रहती है। इसका फोन कभी भी बंद नहीं होता, लेकिन अब फोन बंद है, कोई राब्ता नहीं, और ये बेखबरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए खुद आ गई और अब आप पर भरोसा कर रही हूं। प्लीज मेरा भरोसा नहीं तोड़ना। जहांगीर ने गौर से इसकी बात सुनी, फिर नरमी से बोला, ठीक है, अगर आपको मेरी तरफ से किसी भी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक कहिएगा। वो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी बात कह चुका था। नाज फौरन उम्मीद भरी आवाज में बोली, जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप यहाँ के सरदार हैं, आपके राब्ते होंगे। आप किसी भी तरह मेरी बहन और उनके शौहर का पता करवा सकते हैं। मैं उनकी तस्वीर दिखा सकती हूं, इसी से शायद कुछ मदद मिल जाए। जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये बेहतर तरीका है। आप मुझे उनकी तस्वीर व्हाट्सएप कर दें, मैं आदमी लगा दूंगा। कल तक खबर आ जाएगी कि ये दोनों किस गांव में हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी गांव हैं और मुझे नहीं मालूम आपकी बहन किस गांव में मौजूद है। नाज थोड़ा सा रुकी, एक झिझकती निगाह इस पर डाली, फिर नरमी से बोली, आप अपना नंबर दे दें, मैं तस्वीर भेज देती हूं। जहांगीर ने फौरन मोबाइल निकाला, नंबर बताया और नाज ने व्हाट्सएप खोलकर तस्वीर भेज दी। उसने एक नजर तस्वीर पर डाली, एक लम्हे के लिए चेहरे का रंग बदला, आंखों में एक गैर महसूस कैफियत उभरी, लेकिन फौरन उसने मोबाइल जेब में डाल लिया और हाथ से हवेली के अंदर चलने का इशारा किया। नाज ने खामोशी से सर हिलाया और आहिस्ता कदमों से इसके पीछे चलने लगी। दिल में कई सवालात और उम्मीदें लिए
वो अब एक अजनबी मगर बावकार मकाम की दहलीज पर थी, जहां से शायद इसकी तलाश की कोई नई राह निकलती। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह उसने काफी कोशिश की थी बाहर निकलने की, ताकि गांव घूमकर कुछ पता कर सके। शबनम बेगम ने भी यही कहा था कि तुम खुद कोशिश करो, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया था कि अब नहीं जा सकती। वक्त और तेजी से गुजरा था और हवेली में नाज़गिल को आए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। ये दिन इसी के लिए मुसलसल इज़्तिराब, बेकरारी और बेयकीनी से भरे हुए थे। हर सुबह वो किसी खुशखबरी के इंतजार में आंख खोलती, हर शाम मायूसी का साया इसके दिल पर मजीद गहरा हो जाता। मगर यहाँ की ख्वातीन ने इसका बेहद ख्याल रखा था। वक्त पर खाना, बातचीत, हत्ता के लिबास तक की फिक्र भी की गई थी। फिर भी वो इस नरमी में अपनी बहन को खामोशी की तलखी नहीं भला पाई थी। मुसलसल वो इससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार जा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही एक खामोश सी मुलाजमा उसके कमरे में आई थी। माथे पर मामूली सा झुकाव, आवाज में अदब लिए वो बोली थी, बीबी जी, सरदार साहब ने आपको ड्राइंग रूम में बुलाया है। अब बेहतर होगा तमाम काम तर्क किए इनसे मुलाकात कर लें। ये सुनते ही नाज का दिल जोर से धड़का। इसे लगा जैसे बरसों बाद कोई दरवाजा खिलने वाला हो। अब वो ड्राइंग रूम के सामने खड़ी थी, दरवाजे के सामने साकित, दिल जैसे सीने से निकलकर हथेली पर आ बैठा हो। उसने गहरी सांस ली, फिर हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से नर्म मगर धीमा सा जवाब आया, आ जाइए। वो दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी महक बसी हुई थी, शायद संदल की। सामने सोफे पर सरदार जहांगीर बलोच हसब मामूल वकार से बैठा था। सफेद लिबास में मलबूस, संजीदा चेहरा, मगर आज आंखों में कुछ और भी था। जैसे कोई दुख, कोई खबर जो वो देना नहीं चाहता था। अस्सलाम अलैकुम, नाज आहिस्ता से बोली। जहांगीर ने एक हल्की सी जुम्बिश से सलाम का जवाब दिया और सोफे की जानिब इशारा किया। बैठिए नाज साहिबा, आपकी बहन और उनके शौहर के बारे में खबर मिल गई है। नाज का दिल यकदम उछलकर हल्क में आ गया। नहीं, मुझे मत बताइए, मुझे फौरन बताइए कहाँ हैं वो। 1 हफ्ता हो गया है, मैं रोज उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही हूं। कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं, और आप लोग भी सिर्फ तसल्ली देते हैं। मुझे हवेली से जाने भी नहीं दिया जा रहा ताकि खुद तलाश कर सकूं। जहांगीर ने नरमी से हाथ उठाया। बराए मेहरबानी बैठ जाइए नाज साहिबा, मैं बताता हूं। इसकी आवाज में नरमी थी, मगर आंखों में एक धुंध थी, जैसे वो खबर देने से गुरेज करना चाहता हो। नाज ने बेदिल्ली से सोफे पर बैठते हुए खुद को किसी अनहोनी के लिए तैयार किया। जहांगीर ने गहरी सांस ली और नजरें झुकाईं। मैं जानता हूं आपके लिए यह खबर एक सदमा होगी, लेकिन अब बहुत हौसले के साथ यहां तक पहुंची है। मुझे यकीन है आप हार नहीं मानेंगी। नाज की आंखों में आंसू भरने लगे। सरदार साहिब, खुदा का वास्ता है, सीधी बात कीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर सर झुकाते हुए बोला, आपकी बहन मेरे गांव की नहीं थी। मेरे अंडर 15 गांव हैं, लेकिन जो इसके बाद आता है वो सरदार हशाम बलोच के जेर असर है। वहां एक सख्त रस्म है, अगर कोई लड़की भागकर किसी मर्द के साथ उनके इलाके में दाखिल हो जाए, चाहे वो कहीं से भी हो, तो उनको गोली मार दी जाती है, ताकि कोई भी बगावत न कर सके, ना औरत ना मर्द। जहांगीर की आवाज थर्रा गई। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब की बहन को 4 गोलियां मारी गईं और उनके शौहर को 9 गोलियां लगें। दोनों का इंतकाल हो चुका है। कमरा अचानक साकित हो गया, जैसे हुआ भी थम गई हो। नाज एक झटके से सोफे से उठी। नहीं नहीं, ये झूठ है, अब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी आवाज ऊंची होती गई। आंखों से आंसू नहीं, तूफान बह रहा था। जहांगीर अपनी जगह से घबरा कर खड़ा हुआ। बाहर तेजी से कदमों की चाप आई और 2 ख्वातीन अंदर दाखिल हुईं। बीबी जी, बस करें, होश करें, रब को याद करें। मगर नाज को होश कहाँ था।
वो अब भी दीवार के साथ सर टिकाए खुद से कह रही थी, मेरी बाजी, मेरी प्यारी बाजी, तुमने कहा था कि तुम खुश हो। ये नहीं हो सकता। इसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे और जहांगीर खामोश खड़ा इस मंजर को देख रहा था, दिल में किसी बोझ, किसी बेबसी के साथ। वो बाकायदा कान पर हाथ रखे चिल्लाना शुरू हो गई थी, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आयशा बाजी, कहां पर हो तुम? ये सब झूठ है। जबकि वो सांस रोके इसकी हालत देख रहा था। लम्हे बाद इसका सर घूमा था और वो वहीं औरतों की बाहों में बेहोश हो गई थी, जबकि वो जब्त से आंखें बंद कर गया था। जितनी तकलीफ उसे हो रही थी वो लफ्जों में बता नहीं सकता था। आज पहली बार वो किसी को अंदर तक फेल कर रहा था। कैसा एहसास था उसे खुद मालूम नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था मगर फिजा में ताजगी घुली हुई थी। हवेली में हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ कभी कभार किसी मुलाजिम के कदमों की चाप सुनाई देती थी। नाज गिल की तबीयत 2 दिन बेहोश रहने के बाद संभली थी। कमरे में आंख खिली तो सब कुछ बदल चुका था। आंखों के सामने अपनी बहन का चेहरा आया, वो आखिरी मुस्कुराहट, वो आंसू और फिर वो मनहूस खबर। इसकी आंखें भर आईं मगर वो कमजोर नहीं पड़ी। वो बिस्तर से उठी, सर पर दोपट्टा सलीके से रखा और चुपचाप अपना बैग उठाया। बगैर किसी को कुछ बताए वो जीने उतरती हुई नीचे लांच में पहुंची तो सामने सरदार जहांगीर सफेद शलवार कमीज में मलबूस, कमर पर पगड़ी का पलो संभाले हुए खड़ा था। चंद मुहाफिज उसके साथ थे। वो शायद किसी पंचायत में जा रहा था। नाज को हाथ में बैग लिए देखकर उसके कदम एकदम रुक गए। वो चौंका। इसकी आंखों में हैरत और फिक्र साफ दिखाई दी। वो सबको नजरअंदाज किए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी मगर वो फौरन उसके रास्ते में हाइल हुआ था और उसको देखते हुए बोला, अब कहां जा रही हैं मोहतरमा? जहांगीर ने संजीदगी से पूछा। आवाज धीमी थी मगर लहजे में गिरफ्त थी। नाज ने रुकने की बजाय एक कदम और आगे बढ़ाया। फिर इसकी आंखों में देखकर बोली, इंसाफ मांगने जा रही हूं सरदार साहिब। उन लोगों से सवाल करने जा रही हूं जिन्होंने मेरी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैं उनका गिरबान पकड़ूंगी, उनसे पूछूंगी कि किस हक से उन्होंने इसे मारा। जहांगीर ने एक गहरी सांस ली मगर नाज की आवाज बुलंद हो चुकी थी। ये लोग हमें नहीं जानते। हम इन 3rd क्लास गांव वालों में से नहीं हैं जो किसी के जुल्म पर खामोश हो जाए। हम शहर के लोग हैं, कानून जानते हैं, कोर्ट कचहरी जानते हैं। मैं इन सब को अदालत में घसीटूंगी, एक एक को। जहांगीर ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। आप कहीं नहीं जा रहे, वापस कमरे में जा रही हैं? नाज ने बेयकीनी से उसे देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा, मुझे जाना है। मुझे खामोश नहीं रहना। जहांगीर की आवाज बुलंद हुई। अब जाकर अपनी मौत को दावत देंगी। अब जानती हैं वो कौन है? हशाम बलोच है। वहां बगावत का मतलब सिर्फ मौत है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बात चला रहा हूं। नाज की आंखों में आंसू आ गए मगर लहजा वही तल्ख था। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई कोशिश, बहुत हो चुका। 2 दिन हो गए मुझे होश में आए और आप अब भी कुछ नहीं कर सके। मैं अब मजीद इंतजार नहीं करूंगी। ये सुनते ही जहांगीर की आंखों में गुस्सा चमका। बस खामोश हो जाओ लड़की, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा। उसका असली गुस्सा ऊद कर आया था। ये कहकर इसने नाज का बैग एक तरफ फेंका और उसे सख्ती से बाजू से पकड़कर कमरे की तरफ घसीटने लगा। नाज चीखी, छोड़िए मुझे, ये ज्यादती है। मगर वो उसे जबरदस्ती ले जा रहा था। इसका अंदाज गुस्से से भरा हुआ था मगर हर कैंचाओं में सिर्फ एक जज्बा नुमाया था, जैसे वो हर कीमत पर उसे बचाना चाहता हो। जैसे वो ये बर्दाश्त ही न कर सकता हो कि नाज को कोई नुकसान पहुंचे। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने दरवाजा खोला और नाज को अंदर धकेल दिया। आपको कुछ नहीं होने दूंगा,
चाहे आपको मेरी सख्ती बुरी लगे, मगर मैं आपको मरने नहीं दूंगा। दरवाजा बंद हुआ तो नाज रोते हुए जमीन पर बैठ गई और दूसरी तरफ दरवाजे एक बंद होने के बाद नाज गिल का दिल टूटकर बखर चुका था। वो जमीन पर बैठी जार व कतार रो रही थी। बाहर जहांगीर खड़ा था, इसका दिल भी दर्द से भरा हुआ था। वो नाज को इस हाल में नहीं देख सकता था, लेकिन वो जानता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो नाज की हिफाजत के लिए है। हशाम बलोच का नाम सुनकर नाज को किया किसी का भी दिल दहल सकता था। ये एक ऐसा जालिम इंसान था जो गांव की रस्म को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। इसके आगे न कोई कानून चलता था और न ही कोई सरदारी। जहांगीर ने बाहर खड़े होकर अपने एक आदमी को आवाज दी, उसके कमरे के बाहर निगरानी रखो और इसे किसी सूरत बाहर जाने मत देना। जो हुक्म सरदार, आदमी ने कहा। जहांगीर वहां से पलटा और अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। इसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। वो अपनी रियासत की हुदूद में होने वाली इस बेरहमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आयशा की मौत का बदला लेना चाहता था और उसके लिए वो हशाम बलोच से टुकर लेने के लिए भी तैयार था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये जंग आसान नहीं होगी, लेकिन वो नाज गिल की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। अगली सुबह जब नाज गिल की आंख खिली तो कमरे में दो मुलाजमाएं खड़ी थी। एक ने इसे नहलाया और दूसरी ने उसे साफ कपड़े पहनाए। नाज गिल ने इनको कुछ नहीं कहा, इसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। इसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग भड़क रही थी। वो चुपचाप उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन एक मुलाजमा ने इसका रास्ता रोक लिया और इसे बताया कि सरदार साहिब ने आपको बाहर जाने से मना किया। नाज गिल ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोला और बाहर चली गई। बाहर दो मुहाफिज खड़े थे। उन्होंने नाज गिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाज गिल ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि मैं तुम्हारी सरदार हूं और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मुहाफिज चुप हो गए और नाज गिल तेजी से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। जहांगीर अपने डेरे पर बैठा था जब उसके एक आदमी ने आकर उसे बताया कि सरदार, वो लड़की बाहर चली गई है और उसने हमारी एक नहीं सुनी। जहांगीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपना घोड़ा निकाला और नाज गिल के पीछे चल पड़ा। जब जहांगीर ने नाज गिल को देखा तो वो एक बस में बैठी हुई थी। उसने फौरन इस बस को रोका और बाहर निकला। नाज गिल ने जहांगीर को देखकर गुस्से से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं तुम्हें अपनी जान का जिम्मेदार नहीं बनाना चाहती। जहांगीर ने नर्म लहजे में कहा, मैं जानता हूं कि तुम कहां जा रही हो और मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। हशाम बलोच का इलाका बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम मिलकर इससे बदला लेंगे। नाज गिल ने जहांगीर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? जहांगीर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम खामोश रहोगी और मुझे सब कुछ करने दोगी। नाज गिल ने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी और जहांगीर ने बस को वापस अपने गांव की तरफ भेज दिया। रात हो चुकी थी और जहांगीर अपने डेरे पर बैठा नाज गिल के साथ एक मंसूबा बना रहा था। नाज गिल ने जहांगीर को आयशा की तस्वीर दिखाई और उसने अपने आदमियों को वो तस्वीर दिखाई ताकि वो उसकी बहन को तलाश कर सकें। जहांगीर ने अपने आदमियों को बताया कि हम हशाम बलोच के गांव जाएंगे और इससे मिलकर बात करेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो हम इससे जंग करेंगे। नाज गिल ने कहा, लेकिन ये जंग आसान नहीं होगी। इसके पास बहुत से आदमी हैं और वो बहुत जालिम है। जहांगीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैंने तुम्हारे लिए एक खास इंतजाम किया है। मैंने तुम्हारे वालिद और तुम्हारे भाई को फोन करके सब कुछ बता दिया है और वो भी कल तक यहां पहुंच जाएंगे। नाज गिल ने हैरत से जहांगीर की तरफ देखा और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने जहांगीर का शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में जहांगीर के लिए एक खास जगह बन चुकी थी। अगली सुबह नाज गिल के वालिद और भाई वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने जहांगीर का शुक्रिया अदा किया। जहांगीर ने इनको तसल्ली दी और कहा कि हम सब मिलकर हशाम बलोच से मुकाबला करेंगे और अपनी बहन का इंतकाम लेंगे। इसके बाद सब लोग हशाम बलोच के गांव की तरफ रवाना हो गए।
जब वो वहां पहुंचे तो हशाम बलोच अपने आदमियों के साथ खड़ा था। जहांगीर ने हशाम बलोच से कहा, तुमने हमारी बहन को क्यों कत्ल किया? हशाम बलोच ने हंसते हुए कहा, यह हमारे गांव का कानून है, जो भी इस कानून को तोड़ता है इसका अंजाम यही होता है। जहांगीर ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारे इस कानून को नहीं मानते और हम अपनी बहन का इंतकाम लेंगे। हशाम बलोच ने कहा, तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, तुम अकेले हो। नाज गिल ने आगे बढ़कर कहा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे वालिद और हमारे भाई भी हैं। जब हशाम बलोच ने नाज गिल के वालिद और भाई को देखा तो वो हैरान रह गया। इसके बाद जहांगीर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो हशाम बलोच के आदमियों पर हमला कर दें। एक शदीद जंग शुरू हो गई और जहांगीर ने अपनी बहादुरी से हशाम बलोच को हलाक कर दिया। इसके बाद इसने हशाम बलोच के बाकी आदमियों को भी कैदी बना लिया। इसके बाद जहांगीर ने नाज गिल की तरफ देखा और कहा, हमने तुम्हारी बहन का इंतकाम ले लिया है और अब तुम सुकून से रह सकती हो। नाज गिल ने जहांगीर का शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में जहांगीर के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। इसके बाद जहांगीर ने नाज गिल को शादी के लिए पेशकश की और उसने इस पेशकश को कबूल कर लिया। इसके बाद नाज गिल और जहांगीर की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। नाज गिल ने जहांगीर के साथ मिलकर अपने गांव में बहुत सी तरक्याती काम किए और वो दोनों बहुत से लोगों के लिए एक मिसाली जोड़ी बन गए। नाज गिल और जहांगीर की मोहब्बत की दास्तान हमेशा याद रखी जाएगी।